बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हू वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। उसके लिए आप FBR की साइट पे जाएं, www.fbr.gov.pk। यहाँ पे आके आप मेन विंडो पे ये सेल्स टैक्स ई फाइल यहाँ पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद ये विंडो शो होगी। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करें। डिक्लेरेशन पे जब लाएंगे माउस तो यहाँ पे सेल्स टैक्स पे आए। सेल्स टैक्स पे आने के बाद सेल्स टैक्स रिटर्न जिस पीरियड की आप करना चाह रहे हैं, वही बात है, हम 2018-19 चल रहे हैं तो 2018-19 पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लें, अप्रैल की करने जा रहे हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेन पेज उसका ना ओपन हो जाएगा। तो मेन पेज पे को थोड़ा सा देख लें आप। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना, ये 1 to 8 यहाँ तक, ये है इनपुट का। नंबर 1 जो है ये आ रहा है जी अपना परचेज़ फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल परचेज जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 पे जो आ रहा है ना ये है जी परचेज़ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। नंबर 3 पे जो आ रहा है ये NIR B, ये इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, ये उनका टोटल होकर इधर आएगा। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे अमाउंट जो आ रही है, अच्छा कोई क्रेडिट प्रीवियस मंथ का जो आएगा ना, इस मंथ का जो होगा ना 1, 2 में, इसमें तो सेल टैक्स आएगा नहीं, अनरजिस्टर्ड है। 1 और 3 नंबर पे सीरियल पे NIR A और NIR B, इसका टोटल जो है वो आ जाएगा इनपुट फॉर द मंथ 1 + 3 + 4। यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट में अगर कोई मशीनरी वगैरह हम दे रहे हैं तो टोटल होकर यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो दे रहा है नंबर 7 पे, आप देखें नॉन क्रेडिटेबल इनपुट्स, ठीक है। ये वो है फिक्स एसेट, हम इस तरह का कोई परचेज़ कर लेते हैं, जैसे व्हीकल्स है तो उसमें अगर कोई सेल टैक्स आ रहा है तो वो एडजस्टेबल नहीं होता है, इनएडमिसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अमाउंट हम उतनी ही माइनस कर देते हैं मेन पे आके, जितनी उधर हम इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो माइनस भी कर देंगे कि वो एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें नोटिस नहीं आएगा, अदरवाइज़ हमें वो नोटिस भेज देंगे FBR वाले। उसके बाद एक अमाउंट यहाँ पे आ रही है, आप ये देखें 1,28,676, और यही अमाउंट यहाँ पे ये माइनस हो के आ रही है, कि इसका मतलब है कि इनपुट हमारा माइनस में जा रहा है। अगर आप इस अमाउंट को देखें 1,82 की, तो विद होल्डिंग टैक्स पहले चल रहा था ना, कि कुछ कस्टमर जो हैं कुछ वो हमारा टैक्स काटते थे विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। वो हम जब क्लेम कर लेते थे, अच्छा कुछ ने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमें उन्होंने पेमेंट खैर बैक कर दी है, लेकिन FBR में इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे डिलीट कर सकें। अभी तक ये वैसे ही चल रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं जाएगा यहाँ पे टोटल में, इनपुट में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये नल 0 हो चुका है इफेक्ट, इसका सिर्फ शो हो रहा है यहाँ पे। ये रिपोर्ट मैं दिखा दूँ अगर आपको कि 1,28 कौन सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने लास्ट मंथ हमने जो इनपुट लिया था, उन लोगों ने अभी तक वो रिटर्न अपनी सबमिट नहीं कराई, या वो सेल्स इनवॉइसेस अपनी वो निकाल ली उन्होंने सबमिट होने से पहले, ठीक है ना। तो ये आ रहे हैं, ये उसकी उनकी डिटेल दे देते हैं, ठीक है ना। कि वो लोग हैं मार्च की उन्होंने नहीं करवाई, तो आप इनसे कह के कि भाई अपना जो है ना अपनी रिटर्न वो करवाएं, आप इन्हें कॉल्स करना पड़ती हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन है जिसने इनपुट में नहीं लिया है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। बैक हमें चल जाते हैं वापस मेन पेज पे। यहाँ पे आके मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे थोड़ा सा आ जाए 9। तो ये सेल्स हैं आपकी, सेल्स आपने यहाँ से डालनी होती है, मैं बताता हूँ किस तरह से डालते हैं आप 1 by 1, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट है आपकी, ये कोई रिड्यूस रेट में आपकी अगर आ रही हैं स्पेशल गुड्स हैं तो यहाँ पर उसकी एंट्री डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे आ जाएंगी। और NIR ये जो है ना, ये इसमें आप डेबिट और क्रेडिट नोट डालते हैं,
वो भी मैं बताता हूँ उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। वो होने के बाद तो यहाँ पे आपका एक्सेस आ जाएगा। अगर भी इस मंथ में कोई एक्सेस अगर आपका इनपुट है वो शो होगा। एंड अगर एफ में आप मटेरियल कंजम्पशन डालते हैं, ठीक है ना, कि मटेरियल कंज्यूम कितना हो चुका है, इसका भी मैं व्यू आपको करवा देता हूँ अभी। और यहाँ पे आपका पेएबल आ जाता है। जैसे हमारा इनपुट वो माइनस में जा रहा है तो वही हमारा अभी तक पेएबल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको कि सीरियल नंबर 24 पे वेदर एक्सक्लूड फ्रॉम सेक्शन 8B1 अंडर SRO 647I 2007। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसमें फॉल करते हैं कि नहीं, ठीक है ना। उसमें ये है कि हमने नो पे किया हुआ है कि हम उसमें फॉल नहीं करते। जब नो पे हम ये चूज़ करेंगे नो को, तो इफ़ेक्ट क्या जाएगा, इफ़ेक्ट ये जाएगा कि जितनी हमारी सेल होगी ना, यहाँ पे जो आ रही है सीरियल नंबर 9 पे जो हम सेल होगी हमारी, उसका जो सेल टैक्स आएगा उसका 10% फिर हमने करवाना है FBR को। जब अगर 90% बचेगा वो इनपुट में एडजस्टेबल होगा। एडजस्ट इस तरह से होगा वो कि अगर वो जो 90% हमारा बचेगा सेल्स टैक्स, वो अगर एक्सेस है इनपुट से तो वो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। अगर शॉर्ट है तो वो भी मज़ीद ऐड हो जाएगा 10% में, तो हमें वो सारा वो टैक्स करवाना पड़ेगा। अभी मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से डोमेस्टिक परचेजेस से एनएगर आई पे आप एनएगर ए एंड आई यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, विंडो एक ओपन हो जाएगी। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, इसके लिए ये परचेज़ है तो परचेज़ रजिस्टर आपने बना लेना, ठीक है। परचेज़ रजिस्टर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे पहले तो था कि मैनुअल एंट्रीज डालते थे, अब इस तरह का सीन नहीं है। अब हर बंदा अपनी सेल डाल देता है। तो अब हमारे जो हैं वेंडर्स वो अपनी सेल डालेंगे तो हमारी वो परचेज़ बन जाएगी। लेकिन उसे सिर्फ चूज़ करना आपने, यहाँ पे एंट्री कोई नहीं करनी, सिर्फ उसे चूज़ करना। चूज़ किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये है परचेज़ रजिस्टर, ठीक है। परचेज़ रजिस्टर है, ये प्रीवियस मंथ का है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरह से बनता है इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, NTN, सेल टैक्स पार्टी नंबर। ये मैंने यहाँ से हाइड कर दिए हैं ताकि किसी को इतराज़ ना हो कि उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, मटेरियल अमाउंट, मतलब जो एक्सक्लूडिंग वैल्यू सेल टैक्स होती है ना, वो सेल टैक्स की अमाउंट, और इंक्लूडिंग टैक्स, और ये टोटल इसलिए आ रहा है कि एक इनवाइस में बाज़ औक़ात 5-5, 10-10 आइटम्स भी जा रही होती हैं। जैसे ये है, ये 4 हैं, ठीक है। सारे मिला के एक अमाउंट टोटल उसकी इनवाइस की भी बन रही है। तो FBR की भी ये रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिटर्न में ये चीज़ें नहीं जाती। रिटर्न में सिर्फ उसका नाम NTN जाता है, इनवाइस नंबर जाती है, इनवाइस डेट, एक्सक्लूडिंग वैल्यू, सेल टैक्स। ये नहीं जाता कि प्रोडक्ट क्या थी उसकी क्वांटिटी, रेट क्या था, ठीक है ना, ये नहीं जाता। इसलिए FBR ये बाद में आपसे मांग सकता है। तो उसका फॉर्मेट ये है परचेज़ रजिस्टर का। उसके लिए हम ये करते हैं ना कि यहाँ से कोई एक आध लेके ना उसकी एंट्री में आपको चेक करवा देता हूँ किस तरह। यहाँ पे आके आपने परचेज़ डाटा पे क्लिक करना है। नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, परचेज़ डाटा में क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये भी कंप्लीट ओपन नहीं हुई, इसकी कुछ चीज़ें मिसिंग है नेट स्लो होने की वजह से। तो हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया यहाँ पे। तो
चल जा भाई चल जा। मैं ये दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ फिर। हाँ अब ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे वो जस्ट आपने 1 बाई 1 और वेंडर्स का एनटीएन देना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। मैं क्या दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये मैंने एनटीएन दिया और सर्च किया। अगर उसने अपनी सेल डाली हुई तो यहाँ पे शो हो जाएगी उसकी इनवॉइस, ठीक है। ये शो हो गई है। आपने करना क्या है, यहाँ पे जस्ट इसे चूज़ करना है, ठीक है, और लोड डाटा कर देना है। ये मैं करके दिखा दूँ आपको। जैसे लोड डाटा करेंगे तो ये यहाँ पे इंपोर्टेड सक्सेसफुली का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी और का एनटीएन देंगे नेक्स्ट तो अभी आ जाएगा। अब बैक पे करेंगे तो आपको वो परचेज शो भी हो जाएगी जो हमने अभी चूज़ की है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 बाई 1 हम चूज़ करते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे। अभी मैं नहीं कर रहा तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। हम डिलीट भी कर सकते हैं, वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी, सिर्फ मेरे ये डाटे से डिलीट होगी। एक दूसरी ऑप्शन ये है 1 बाई 1, इसलिए कि वो आसान रहता है कि हम वेंडर वाइज उसे देख सकते हैं। वैसे हम टोटल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें सर्च पे कोई एनटीएन दिए बगैर तो वो टोटल डाटा जो है ना परचेज़ का वो यहाँ पे वो दे देगा, ठीक है। उसके लिए फिर ये है कि हमें वो ढूंढनी पड़ेंगी, वो ऊपर नीचे भी इनवाइसेस आ सकती हैं, तो लिहाजा बेहतर यही है, मैं मशवरा दूंगा कि आप 1 बाई 1 वेंडर वाइज यहाँ पे एनटीएन दे के ना सर्च करें और लोड डाटा करते जाएं। वो सारा इनपुट आपका बनता जाएगा और उसकी टोटल अमाउंट जो है वो इधर आती जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। एक्स वैल्यू यहाँ पे भी एक्स वैल्यू ही होती है, ग्रोस वैल्यू एक्स वैल्यू ही लेता है, टैक्सेबल वैल्यू भी वही है, और यहाँ पे सेल्स टैक्स वैल्यू उसके आ जाएगी, आपका इनपुट बन जाएगा। नंबर 2 पे वो कह रहा है जी डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे जाके आपने जिन वेंडर से जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपको इनवाइस सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इनवाइस कहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको सेल कर रहे हैं और आपने वो सेल शो भी करनी है, ठीक है, ताकि आप फिर कल को अकाउंट्स में ले सकें। तो उसकी 2 सूरतें हैं कि आप अनरजिस्टर्ड परचेज़ में उसे लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप उसका इनकम टैक्स भी आपने काटा होगा, ठीक है ना, ताकि अंडर रूल 44 वो आपने वो कंप्लीट किया हो। फिर है ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ से आप 1% उसका सेल टैक्स का 1% करवा दें तो आप कहेंगे ठीक है, नहीं। एफबीआर दूसरी तरफ से भी पकड़ती है कि भाई आपने उसका इनकम टैक्स भी काटा है क्या नहीं, वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। इनकम टैक्स सेल टैक्स नॉन फाइलर है तो ज़ाहिर बात है सेल टैक्स आपने फिर उसका 1% करवाना है। तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं। नेम है उसका तो नेम डाल दें, ठीक है ना। परचेज इनवाइस है, नंबर 1 वेंडर्स की आप वो कंप्लीट डाल सकते हैं, ठीक है ना। और 1 महीने की भी आप कंप्लीट डाल सकते हैं, उसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने तो कंप्लीट ही कराना होता है। फ़र्ज़ करें अप्रैल की है तो अप्रैल की अगर 10 इनवाइसेज हैं अनरजिस्टर्ड की तो टोटल इनवाइस नंबर नहीं डालना, नंबर ऑफ इनवाइसेज आपने यहाँ पे डालनी कितनी है। डेट आप लास्ट डेट मंथ की चूज़ कर लें यहाँ पे, ठीक है ना। 30/4/2019, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपने वो कह रहा है कि वो पहले वो दे दें, ठीक है ना, डाल के यहाँ पे जब वो करेंगे अनरजिस्टर्ड आपने चूज़ किया हुआ है तो सिर्फ आपने अमाउंट डालनी है इधर, ठीक है ना। तो एक्स वैल्यू वहाँ पे ये सेल टैक्स वो 1% उस पर कैलकुलेट करेगा। ये मैं यहाँ पे बैक टू रिटर्न कर देता हूँ। अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट्स करेंगे इस पर तो मैं वो उस पर कंप्लीट उसकी एंट्रीज भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा, यहाँ पे सेल टैक्स उसका आना नहीं है क्योंकि वह नॉन फाइलर है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे उसका जो है 1% जो है वो आ जाएगा। जैसे ये आ रहे हैं ना विद होल्डिंग एजेंट एज विद होल्डिंग सेल टैक्स, क्योंकि वो नॉन फाइलर है ना, सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो है यहाँ पे
सेल टैक्स की अमाउंट का 1% वो हमने करवाना होता है, ठीक है, वो प्लस जो हमारा पेबल आएगा, ये दो चीज़ें होंगी। और ये अगर बी पे आप चले जाएँ तो ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट का डाटा है तो इंपोर्ट वाले फीड कर देते हैं। जब उसमें आप ड्यूटी वगैरह उसकी पे करते हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद, ठीक है, तो वो फिर वो जीडी जो है वो इसमें शो होती है, उसका जो डाटा है वो सारा इसमें शो हो जाए, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे एंट्री तो नहीं डालनी होती, एंट्री पहले ही डाल चुकी होती है, जस्ट आपने यहाँ पे लोड इंपोर्ट जीडीज इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। वो डाटा ये ले लेगा, ये देखें वो ले रहे हैं, डाटा सक्सेसफुली लोडेड, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो सारी अमाउंट वो आ चुकी हैं। इसमें अप्रोक्स आप देख लें कि मेरी सिर्फ सेल टैक्स की अमाउंट 10.5 मिलियन आ रही है, ठीक है। अब अगले इसे मैं सेव करके फिलहाल मैं सेव कर देता हूँ आपके लिए, बाद में मैं इसे कर लूँगा जैसे मैंने करना है। अभी मैं इसको आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं जब बैक पे से जाऊँगा तो ये देखें यहाँ पे इंपोर्ट में उसकी वो एक्स वैल्यू आ गई टैक्सेबल, और सेल टैक्स की भी आ गई है। यहाँ पे वो लोकल की आ जाएगी, लोकल प्लस इंपोर्ट, ये टोटल हो गई यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गया आएगा। उसके बाद ये देखें यही टोटल अब यहाँ पे किस तरह से आ रहा है कि 10.57 है, और इसमें से 1.28 जो ये माइनस हो रहा है, क्योंकि ये वो हैं जी ये इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल से मुराद है कि उन लोगों ने अपनी सेल्स जो हैं अभी तक शो नहीं की। हमने लास्ट मंथ ली थी लेकिन उन्होंने वो इनवाइसेस विड्रॉ कर ली हैं, तो ये हमारा इनपुट नहीं बन सका। तो वो हमें वार्न करता है FBR कि अगर वो इस महीने की फॉलोइंग मंथ की 10 तारीख तक वो अपनी सेल ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हम डिडक्ट कर लेंगे 1.28। तो ये डिडक्ट होकर एडजस्ट हो जाएगी 1.28, और यहाँ भी मेरा 10.4 आ जाएगा। ये देखें 10.57 है, इसमें से 1.28 एडजस्ट हो रहा है, बकाया मेरा इनपुट ये है। मैं लोकल भी जैसे जैसे लूँगा वो इसमें लोकल इनपुट वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये मेरा इनपुट हो गया। तो ये देखें अभी तक मेरा फिर पेबल में मैं आपको दिखा दूँ, पेबल में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि सेल नहीं है। सेल का टैक्स 10% हमने करवाना होता है, तो सेल मैंने डाली नहीं है, तो उसका अभी तक वो आएगा भी नहीं। सेल मैं दिखा दूं कि एंट्रीज उसकी यहाँ पे नैविया सी में जाके आप उसकी एंट्री करते हैं। नेट बहुत ही स्लो चल रहा है सर। अच्छा जी, ये नैविया सी में आ गए आप। अब आपने यहाँ भी जस्ट करना क्या मैं बता दूँ आपको, कुछ भी नहीं है, एंट्री दें, ठीक है। एंट्री दे के टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो उसका वो उठा लेगा डाटा, ठीक है। यहाँ पे आपके अपना जो है सुपर सेलेक्ट करना वाले है जी सेल रीजन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर कहाँ पे बैठा हुआ, पंजाब में है, सिंध में है, KPK में है, तो सप्लायर पंजाब में है तो पंजाब को सिलेक्ट करें, ठीक है। सेल इनवाइस है तो सेल टैक्स को भी चूज़ करें। सेल टैक्स फिलहाल अब वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने सिर्फ सेल टैक्स को ही रहने देना है। यहाँ पे नंबर आ जाएगा, सेल टैक्स इनवाइस का डेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गुड्स स्टैंडर्ड रेट डिफ़ॉल्ट इसको चूज़ करेंगे आप, चूज़ करने के बाद ये 17% को चूज़ करना है आपने, ठीक है। इसको जब करेंगे तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक्स वैल्यू देनी है। एक्स वैल्यू जब देंगे तो यहाँ पे जो है सेल टैक्स की अमाउंट वो ऑटो पिक कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें आप कि आप किस में फॉल करते हैं, कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट दी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रीवियस रिटर्न आपने उठा के देख सकते हैं कि आप नॉर्मली किसको चूज़ करें, आप उसी को करें तो बेहतर है, ठीक है। ये तो हो गया रजिस्टर्ड के लिए। करके आप ऐड करें, ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो हिस्ट्री ऐड होती जाएगी 1 by 1 एंट्रीज, और उसका टोटल वहाँ पे आता जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर वो अनरजिस्टर्ड है, किसी अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो उसका NTN तो ज़ाहिरी बात है नहीं होगा, CNI से है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी भी कोई बात नहीं, जस्ट नेम दे दें उसका। रजिस्टर्ड को ये यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर दें, ठीक है। अनरजिस्टर्ड के बाद ये तो वही रहेगा, नंबर दे दें इनवाइस का,
डेट आ जाएगी, गुड्स स्टैंडर्ड डेट डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे जब अनरजिस्टर्ड की आप एंट्री डालेंगे ना तो एक्स वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे, तो उसके साथ वो सेल टैक्स की अमाउंट वो उठा लेगा। सेल टैक्स के साथ वो फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट करेगा 3%। अब ये एक पॉइंट है देखने वाला कि फर्दर टैक्स चार्ज होता है अगर उसने फर्दर सेल करनी है, मतलब जिस बंदे को हमने सेल किया है वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वो एंड यूज़र है कि नहीं, हमने ये देखना है कि उसने खुद वो यूज़ करनी है या उसने आगे मज़ीद किसी को सेल करनी है, वो रिटेलर है, होलसेलर है, ठीक। अगर उसने आगे सेल करनी है तो ये फर्दर टैक्स चार्ज होगा, अगर वो एंड यूज़र है तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे ये सिस्टम कैलकुलेट करेगा आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके उसे ज़ीरो कर देना है, ठीक है, फर्दर टैक्स को। और यहाँ पे आपने उसका जो है ना SRO चूज़ कर लेना। अभी नहीं आ रहा, मैं एंट्री डालूँगा तो यहाँ पे जो है ना उसके SRO वो शो करेगा। मैं एक एंट्री आपको यहाँ पे अगर डाल के दिखाऊँ, 1 लाख की ये डालें, ये मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने उसे पहले ज़ीरो कर दिया तो वो नहीं, उसे पिक नहीं कर रहा, रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। ये इसको गुड्स को स्टैंडर्ड रेट पे कर दें। रेट 17% ही है, इसको चूज़ लाजमी करें। लास्ट टाइम मैंने ये चूज़ मेरे ख्याल में सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो नहीं आया। अच्छा, उसका आपने ना यहाँ भी नाम शाम दे के ना ये जब करेंगे वैल्यू तो उसके ये देखें सेल टैक्स ये आ रहा है। फर्दर टैक्स जो है ना उसका सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। अभी वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो करता है तो आपने उसे ज़ीरो कर देना है अगर वो एंड यूज़र है, अदरवाइज़ वो इसी तरह से चलेगा, ठीक है। अब ये देखें उसने ये दे दिया नीचे SRO शेड्यूल, आपने इसे चूज़ करना है कि अगर एंड यूज़र है फर्दर टैक्स हम नहीं पे कर रहे, फिर उसे 17% ही लग रहा है, फर्दर जो 3% होता है वो नहीं लग रहा, इसे हमने ज़ीरो कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया, वो कह रहा है कि ठीक है जी ये SRO है। SRO में फिर ना उसने वो दी हुई क्लॉजेस, तो वो फॉल किस में करता है, एंड यूज़र जो है वो 5 में फॉल करता है। आप ये SR ओपन करके पढ़ सकते हैं। एंड यूज़र के लिए उसमें सीरियल नंबर 5 इसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप ऐड सेव कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, और FBR वाले आपको इसका नोटिस भी नहीं भेजेंगे, उन्हें पता चल जाएगा यहीं से कि एंड यूज़र है, इसलिए फ़र्दर टैक्स इसको चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बैक टू रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से ताकि आगे चलें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नेट आज काफ़ी स्लो है, जिस वजह से ना टाइम ज़्यादा ले रहा है। अच्छा जी, ये भी हो गया। ये करने के बाद NIRI में मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। हाँ, यहाँ पे अपना डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं। वेंडर्स को हम कस्टमर को भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम वेंडर्स को अगर उसके रेट में फ़र्क आ गया, उसने इनवाइस गलत बना दी है, ठीक है ना, लेकिन वो इनवाइस सबमिट कर चुका है तो ज़ाहिरी बात है वो चेंज नहीं हो सकती अगर वो रिटर्न में सबमिट कर चुका है तो फिर उसका डेबिट या क्रेडिट नोट ही होता है इशू। वो किस तरह से है वो ये देखें। यहाँ पे आपने उसका NTN देना है, ठीक है ना, ये देखें डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है ना, डेबिट एंड क्रेडिट नोट DCN डेबिट क्रेडिट नोट ये दे रहा है उसका। NTN देना है, NTN देने के उसको वो खुद ही पिक कर लेगा, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जो है वो देना है, उसकी डेट देनी है,
टाइप सेलेक्ट करनी है, डेबिट नोट है क्रेडिट नोट है वो सिलेक्ट कर लेना है। रीज़न सेलेक्ट करनी है कि सप्लाई कैंसिल हो गई है, गुड्स रिटर्न किए हैं कुछ उसमें से पार्शली। तो नेचर ऑफ जो चेंज है सप्लाई, उसमें कुछ नेचर चेंज किया आपने, प्रोडक्ट चेंज कर रही है, वैल्यू उसकी चेंज हुई है, अमाउंट ऑफ टैक्स की चेंज हुई है, अदर एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। वो आपने वो रीज़न चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे रीज़न लाजमी चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, अब जो एंट्री कर रहा है ना उसने चूज़ करना है। अगर मैं वेंडर का डेबिट नोट डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे परचेज़ इनवाइस चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी वो परचेज़ इनवाइस थी। अगर वेंडर खुद वो उसकी एंट्री कर रहा है तो वो सेल इनवाइस चूज़ करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि उसकी सेल थी वो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि ये इस तरह से दे क्यों रहा है, एंट्री एक ही बंदा करेगा, ठीक है ना। अगर मैं वेंडर्स को डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ तो बाज़ औक़ात होता है कि मैंने यहाँ पे डेबिट नोट डाला, उसने वहाँ से क्रेडिट नोट अलग से डाल दिया, तो वह एंट्री पेंडिंग पड़ी रहेगी, ठीक है ना। लिहाजा एक ही एंट्री बंदा करेगा, दूसरा जो है वो उसे जस्ट सिलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा उसे, ठीक है ना। तो मेरी वो परचेज़ इनवाइस है तो मैंने परचेज़ को चूज़ कर लेना है। इनवाइस का ओरिजिनल नंबर देना है, जो जिस इनवाइस के अगेंस्ट जो हम रिटर्न में ले चुके हों पहले, उसी के अगेंस्ट ही डेबिट या क्रेडिट नोट डलता है। ये बात याद रखिएगा, जो रिटर्न में पहले नहीं ली हमने इनवाइस, उसके अगेंस्ट डेबिट नोट हो ही नहीं सकता, वो रिटर्न में उसका डेबिट नोट नहीं डलेगा। आप वैसे डाल सकते हैं लेकिन सेल टैक्स रिटर्न में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सेल टैक्स रिटर्न में पहले ली चुकी है, अब उसमें कोई चेंजिंग है, तो उसी का डेबिट नोट डलेगा। मेरी परचेज़ इनवाइस थी तो मैंने वो चूज़ कर ली, जो परचेज़ इनवाइस का नंबर था मैंने वो देना है, डेट देनी है, डेट देने के बाद ये जो है टाइप मैंने सेलेक्ट करनी है कि 17% में वो फॉल कर रहा है। जस्ट ये करने के बाद टैब का बटन प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पे वो खुद ही वो सारी इन्फॉर्मेशन उठाएगा सिस्टम। वही इनवाइस जो रिटर्न में FBR के डाटे में आ रही थी वो खुद ही पिक करेगा सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ये सिस्टम खुद ही पिक कर लेगा। उसके बाद ये है जी रिवाइज्ड इनवाइस। अब रिवाइज इनवाइस है क्या, रिवाइज कितनी हुई है भाई, क्वांटिटी यहाँ पे बता दें। क्वांटिटी नहीं भी बताना चाह रहे तो आप वैल्यू बता सकते हैं, सेल टैक्स कितनी है, एक्स वैल्यू और सेल टैक्स की कितनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस एडजस्टमेंट। अब उसके बाद ये रिवाइज इनवाइस इतने की रहेगी थी, जो एडजस्टमेंट हुई है जिसका हमने डेबिट नोट डाला भाई वो कितनी अमाउंट का था, तो वो खुद ही वो इधर पिक करेगा इनका डिफरेंस, ठीक है ना। वो इधर खुद ही आ जाएगा जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे। इनवाइस तो इधर आ गई ना, इनवाइस इधर वो खुद पिक करेगा। जब उसके आप देंगे पार्टिकुलर जैसे नंबर और डेट डालेंगे, वो खुद ही यहाँ पे सिस्टम पिक कर लेगा उसकी अमाउंट के बाद जब यहाँ पे आप रिवाइज इनवाइस डालेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो यहाँ पे शो होगा वो आपका डेबिट या क्रेडिट नोट से मैच करेगा 100%, ठीक है। तो उसे करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करके बैक टू रिटर्न हो जाना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये करने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है कि डेबिट नोट अगर इशू किया है ना वेंडर्स को, तो बेहतर यही आप उसमें एक नोट दे दें कि काइंडली ऐड दिस डेबिट नोट इन योर सेल्स टैक्स रिटर्न, वी जस्ट एक्सेप्ट द एंट्री इन आवर सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। हम सिर्फ उसे एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह ना हो कि आप ही ने यहाँ पे एंट्री डाल दी है और उन्होंने अपने रिटर्न में अलग से एंट्री डाल दी है, इस एंट्री को चूज़ नहीं किया, तो ये क्लोज़ नहीं होगी, दोनों की एंट्री पेंडिंग चलती रहेंगी। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि आपने अपने डेबिट नोट इशू करते हो तो इसमें वहाँ पे एक बोल्ड करके ना एक नोट दे देना कि भाई इसकी एंट्री करो ही आप, हम जस्ट इसे चूज़ करेंगे, ठीक है ना। करने को आप कर सकते हैं, लेकिन ये ना होगा दोनों एंट्री करते जाएं, तो दोनों एंट्री करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एक ही एंट्री करें ताकि वो एंट्री क्लोज़ हो सके। उसका इफेक्ट ज़ाहिरी बात है कि मैंने अगर डेबिट नोट डाला है, परचेज़ रिटर्न की हैं, तो मेरा उतना ही इनपुट कम हो जाएगा, ठीक है। बैक टू रिटर्न कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। फिर भी नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मज़ीद जो है पूछ सकते हैं, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज नेट बहुत स्लो है तो काफ़ी आप लोगों को भी वेट करना पड़ रहा होगा। अच्छा जी, ये आ गया।
इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट ये जो है ना 27 पे, क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, यहाँ पे NIGN-FR है, इसको आप सेव किए बगैर रिटर्न फाइल कर भी नहीं सकते, उसे वेरीफाई ही नहीं करने देता सिस्टम। आप उसमें आ जाएं। अच्छा, जो रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो वो उनके लिए तो खैर होते ही बहुत ज़रूरी है ना, उसके बगैर तो रिफ़ंड ही क्लेम नहीं कर सकते हो। ये है, इनकी चीज़ों को समझ लेंगे है क्या। ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किससे है भाई? जो हमारा डोमेस्टिक परचेज लोकल परचेजेस का आ रहा था, इंपोर्ट का जो आया वो है। ठीक है, टोटल ये हो गया। ठीक है, अब बी में है डोमेस्टिक परचेज। इस महीने जो परचेज मैंने अभी तक चूज़ नहीं की है इसलिए ज़ीरो आ रहा है। तो मैं करूँगा, कब करूँगा? क्योंकि वो 10 तारीख तक एंट्रीज डालते हैं, तो मैं 11 को करूँगा चूज़, तब आएंगी। इंपोर्ट मेरे पास आ चुकी थी, वो मैंने कर ली है। तो ये देखें इंपोर्ट पे जो टैक्स है, ठीक है, वो आ चुका है। ये मेरी इंपोर्ट आ गई। इंपोर्ट की ये वैल्यू आ रही है, सेल टैक्स की वैल्यू नीचे आ रही है, मैं दिखाता हूँ। ये वो कह रहा है कंज्यूम कितना हुआ है, कंजम्पशन यहाँ भी आपने डालनी है। ये है मेन पॉइंट। आप यहाँ भी टोटल ले लेंगे, लोकल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, इंपोर्टेड कितना कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पे कंज्यूम होने के बाद ये टोटल कंजम्पशन आ जाएगी, वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। ये आपने लास्ट में करना होता है। ठीक है, और सेल टैक्स भी इसी तरह से आ रहा है कि ओपनिंग ये है जी, ओपनिंग के बाद परचेज इंपोर्ट का ओपनिंग ये है। तो इंपोर्ट में जो परचेज इस महीने हुआ है टैक्स जो इस अमाउंट पे आया है, ठीक है ना, 60 मिलियन की, वो ये आ गया 10 मिलियन। ठीक है, लोकल का हमने भी ऐड करना है तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल टैक्स की भी आपने कंजम्पशन डालनी है कि सेल टैक्स कितना कंज्यूम हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। अच्छा, बाज़ वो कहा था ना वैल्यू एडिशन टैक्स, यहाँ पे देखते हैं आप ओपनिंग कोई नहीं आ रहा। अगर ओपनिंग आ जाता है तो मैं मशवरा दूंगा आपको, जितना आ रहा है ना वैल्यू एडिशन, वो मामूली सा होता है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, 30, 35, 40 हज़ार, बाज़ों का 2-3 लाख तक भी चला जाता है। लेकिन आपने उसको कंजम्पशन डाल के उसको ज़ीरो कर दें, क्योंकि बाज़ों का उसका इफेक्ट जो है ना SDR में वो ठीक नहीं जाता। वो आपका जो है ना इनपुट बाज़ों का एक सूरत में बढ़ा देता है। तो आपको मैं समझाऊंगा वो किस तरह से होता है, लेकिन वो FPR का ही वो फार्मूले का एरर है। लिहाजा आप यहाँ पे जो है ना वैल्यू एडिशन टैक्स जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे डालेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने उसे क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है और बैक टू रिटर्न कर देना है। ठीक है जी, बैक टू रिटर्न करने के बाद ये आपकी रिटर्न जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी एंट्रीज के हवाले से। अब आपने इसके बाद देख लेना है कि आपका पेएबल कितना बन रहा है और कैरी फॉरवर्ड कितना कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि सेल मैंने अभी तक नहीं डाली हुई, सेल जैसे मैं डालूंगा तो उसका डिफरेंस बहुत पेएबल भी आ जाएगा। ये कहाँ पे सेल टैक्स पेएबल, अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड ही कर रहा है, सेल नहीं है तो 10.4 बिलियन मेरा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, ये मेरी कंप्लीट है रिटर्न। इसके बाद हम ई पेमेंट्स में जाके क्रिएट पेमेंट में जाके सेल टैक्स पे जाएंगे। सेल टैक्स में मैं चला जाता हूँ और जितना मेरा पेएबल आ रहा है ना उसका मैं चालान बना दूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो याद रखें। यह सिलेक्ट करने के बाद मंथ आपने ना बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। वो गलती से अब देखें मैं अब करने जा रहा हूँ, रिटर्न मैं करूँगा अप्रैल 2019 की। ठीक है, अब यहाँ पे गलती से मैंने अप्रैल को मार्च चूज़ कर लिया या मई कर दिया, पेमेंट मैंने चालान बना के जमा करवा दी, तो वो इस रिटर्न में वो शो ही नहीं होगी पेमेंट। वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, फिर उसको रिवाइज़ करवाना बड़ा लंबा प्रोसीजर बन जाता है। ठीक है ना, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, FPR के पास जाना पड़ेगा, फिर जाके होगा। ये मंथ को आपने बड़े ध्यान से करना है, जिस मंथ का चालान है वो उसी मंथ में शो होता है। अगर मैं इसको मार्च कर दूं या इसको मई कर दूं तो मैं मेरे अप्रैल की रिटर्न में वो चालान शो ही नहीं होगा, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो ये ज़रा ध्यान से करें।
ये चूज़ करने के बाद सेल टैक्स, ठीक है ना, सेल टैक्स पेमेंट है। अब वो क्या कह रहा है, आर यू श्योर क्रिएट टू एडवांस टैक्स। अच्छा वो कह रहा है जी एडवांस टैक्स इसलिए वो कह रहा है कि अभी तक मंथ क्लोज नहीं हुआ, यानी कि ये हम 28 अप्रैल है, तो अप्रैल अभी क्लोज नहीं हुआ, तो इसलिए वो कह रहा है कि एडवांस। हाँ मैं कहता हूँ यस ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को कि हाँ भाई मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप अमाउंट दे दें, फर्ज करें जी आपका 10,15,000 जी, ठीक है। यहाँ पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी नहीं है, हमारा सेल टैक्स है, जस्ट आपने ये अमाउंट फिल की, यहाँ पे उसका टोटल आ गया। अब आपने कैश करवाना है तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दें और क्रिएट कर दें और उसका प्रिंट ले लें। नंबर 2 इसमें ये है कि कैश नहीं भी चेक करवाना है, चेक करवाएंगे तो ये बाकी जो हैं ये देखें, ये बॉक्स जो है ये इनेबल हो गए। कैश पे देखें ये डिसेबल हैं सारे, और चेक मैं चूज़ करता हूँ इनेबल हो जाते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन आपने अमाउंट देने हैं, यहाँ पे चेक नंबर, चेक डेट, बैंक चूज़ करना है, उसकी सिटी और ब्रांच कौन सी है, ये चूज़ करके अपना ईमेल आईडी नंबर दें, क्रिएट करें और वो डिपॉज़िट करवा दें, ठीक है। डिपॉज़िट करवाने के बाद फिर आपने रिटर्न में जाना है। सेल टैक्स रिटर्न में जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आपने अप्रैल चूज़ किया, बस सेल टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्योंकि हम सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं, वेरीफाई करना है उसे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसे वेरीफाई कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फीड CPR, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमने करवाया हुआ है चालान जमा, वो अगर हमने सेम डे करवाया तो थोड़ा लेट होता है, एक दिन पहले करवा दें तो ये है फिर वो शो हो जाता है। फीड CPR पे जाएंगे, वही अमाउंट शो हो जाएगी, आपने इसे चूज़ करके ओके करना है तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। फीड CPR के बाद अच्छा वेरीफाई करूँगा तो फीड CPR इनेबल होगा, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया। फीड CPR करने के बाद ये जो आ रहा है यहाँ पे प्रोसेस एंड सबमिट, ये इनेबल हो जाएगा। जब वीडियो पेमेंट के बगैर वो नहीं करने देता सेल टैक्स रिटर्न, विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो इस तरह की वो उसमें गलती करने देता है कि आपने वो अगर पेमेंट चालान वो जमा करवा दिया लेकिन अटैच नहीं भी किया ना, तो वहाँ पे आप सबमिट कर देते हैं। है तो गलत, सिस्टम को चाहिए ना करने दे, लेकिन वहाँ पे वो कर सकते हैं वायरस में। लेकिन सेल टैक्स में यहाँ पे FBR पे ये गलती को करने ही नहीं देता, ये ऑप्शन ही नहीं है। अभी पेमेंट करवाएंगे तो ये इनेबल होगा। पेमेंट करवाने से पहले वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो फीड CPR का ओपन हो जाएगा। फीड CPR करने के बाद प्रोसेस एंड सबमिट आप कर सकेंगे, तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। प्रोसेस एंड सबमिट का जब बटन प्रेस करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा, वही जो 4 हिस्सों का कोड होता है आपका पिन कोड, ठीक है ना, वो आपको पता होता है। अगर नहीं भी पता तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट उसका ले लें, प्रिंट विद NIR ले लें, तो ये लेके आप उसे सेव कर लें अपने पास, ये आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपका पॉइंट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने में। अल्लाह हाफिज़।